हेलो एवरीबॉडी, इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। मतलब कि इस लेक्चर में हम इंडिया के टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इंडिया के अंदर किस तरीके से टैक्स लिया जाता है। तो सबसे पहले दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि टैक्स लिया ही क्यों जाता है। तो देखो, कोई भी एक गवर्नमेंट है, फॉर एग्जाम्पल मोदी गवर्नमेंट अभी आपके सेंटर में है, तो मोदी गवर्नमेंट के पास में पैसा कहाँ से आएगा? कोई भी उनको सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना है, तो जो भी गवर्नमेंट अगर आपकी सेंटर में है या स्टेट में है, तो वो क्या करती है कि जितना आप पैसा कमाते हो तो एक रेंज रखती है, टैक्स स्लैब रखती है कि इतना आप पैसा कमाओगे उसका कुछ हिस्सा आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो उस जो आपने हिस्सा दिया ना पैसे का, उसको ही हम टैक्स बोलते हैं, जिसको हिंदी में आप बोलते हो आय, मतलब आयकर। ठीक है, कर। ठीक है, तो टैक्स इज द पार्ट ऑफ द इनकम। ओके, जितना आप कमा रहे हो उसका एक हिस्सा आपको देना पड़ता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट उसको यूज लेती है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के काम में, सीधा आप बोल सकते हो। टैक्स स्ट्रक्चर इस तरीके से काम करता है, आप ये याद रखना है आपको। अब आपको देखना है कि टैक्स जो होता है वो कितने तरीके से लिया जा सकता है। टैक्स इज डिवाइडेड इनटू मेजरली टू पार्ट्स। पहला तरीके का जो टैक्स होता है उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट टैक्स। इसका क्या मतलब है? देखो, दो तरीके के टैक्स होते हैं, हम दो तरीके के टैक्स पे करते हैं। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है एक ऐसा टैक्स जो गवर्नमेंट सीधा उस आदमी से ले जो ज़्यादा पैसा कमा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक रामू नाम का इंसान है, मान लेते हैं रामू शामू वट जो भी आपको मानना है। वो एक महीने के मान लेते हैं एक मंथ की उसकी सैलरी 1 लाख रुपए है। तो 1 लाख रुपए बहुत ज़्यादा सैलरी है, तो उसमें से गवर्नमेंट इसको 1 लाख रुपए खुद के पास नहीं रखने देगी। उसमें से बोलेगी कि आप हमें 5,000 रुपये हमको दे दिया करो एक महीने के, और बाकी 95,000 आप अपने आप रखो। तो जो 5K जो रखा, 5,000 रुपीज गवर्नमेंट ने लिया, वो एक टैक्स है। तो ये डायरेक्ट ले लिया रामू से। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि डायरेक्ट टैक्स कितने टाइप के होते हैं। इनकम टैक्स, जितनी आपकी इनकम है उसके ऊपर एक सीधा आपसे छोटा सा अमाउंट ले लिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनकम टैक्स बोलेंगे। दूसरा होता है वेल्थ टैक्स। कोई एक अमीर आदमी है, उसके पास में बहुत ज़्यादा वेल्थ है, तो उस वेल्थ का कुछ हिस्सा आपको टैक्स के रूप में देना पड़ा, तो उसको बोलते हैं हम वेल्थ टैक्स। सिंपल सी बात कि जिस आदमी के पास ज़्यादा पैसा है उससे ले लिया। नेक्स्ट होता है कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है? कोई एक बहुत बड़ी कंपनी है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, तो उसने जो जितनी कमाई की, उसके जो फाउंडर हैं उन्होंने जितनी कमाई की पूरे साल में, उनसे एक पार्ट सीधा जाके ले लिया कि आपने इतना कमाया है, इसका कुछ हिस्सा आपको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, नहीं तो हम आपकी कंपनी को चलने नहीं देंगे। तो वो उनको देना पड़ता है। तो ये डायरेक्ट टैक्सेस है। इसमें क्या हो रहा है? सीधा आप जा रहे हो कंपनी के ओनर के पास या पर्टिकुलर किसी पर्सन के पास में, उससे ले रहे हो पैसा। और किस तरीके का डायरेक्ट टैक्स लिया जाता है? एक होता है कैपिटल गेन टैक्स। ये भी एक डायरेक्ट टैक्स है। क्या होता है इसमें? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा, 1 लाख रुपए में जमीन का टुकड़ा खरीदा, उसको 2 साल बाद या 3 साल बाद में उसको आपने बेच दिया। कितने लाख रुपए का? मान लो 3 लाख रुपए का आपने उसको बेच दिया। तो इस जमीन के टुकड़े का क्या हो रहा है? कैपिटल क्या हो गई? गेन हो गई। 1 लाख से 3 लाख रुपए में आपका जमीन का टुकड़ा बिक रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? जो कैपिटल है 1 लाख से 3 लाख में कन्वर्ट हो रही है, इसको ही बोलते हैं कैपिटल गेनिंग। तो कैपिटल गेन हो रही है, समझ में आ रही है? तो अब जो 3 लाख रुपए में जब आप बेचोगे, तो ऐसा नहीं है कि आप 3 लाख रुपए जेब में रख के निकल लोगे। गवर्नमेंट बोलेगी इस 3 लाख रुपए पे टैक्स लेंगे, उसके बाद ही आपको यहाँ से निकलने देंगे। तो कैपिटल गेन मतलब कोई भी आपके पास में कैपिटल था। कैपिटल इज नॉट अबाउट, कैपिटल का मतलब होता है कोई पैसा, यार सीधी बात है। तो आपके पास में यहाँ पे एक पैसा था, 1 लाख रुपए में आपने जमीन खरीदी, 3 लाख में बेची, तो 3 लाख रुपए में जो कैपिटल का गेन हुआ, गेनिंग हुई कैपिटल, उस पर आपको पैसा देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। नेक्स्ट तरीके का जो आपका होता है डायरेक्ट टैक्स, वो होता है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। ये क्या? सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है? देखो, सिक्योरिटी आपने नहीं सुना होगा, अभी बताता हूँ। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल, ये रामू का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। रामू नाम का इंसान है, वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, मतलब कोई स्टार्टअप करना चाहता है, वो एक बिस्किट की फैक्ट्री लगाना चाहता है। तो बिस्किट की फैक्ट्री लगाने के लिए उसको जरूरत है, मान लो 2 करोड़ रुपए की जरूरत है। ठीक है, 2 करोड़ रुपए अब रामू की जेब में तो होंगे नहीं। वो सबसे बोलेगा आके मेरी कंपनी में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो, और मैं जब बिस्किट बना के बेचूंगा मार्केट में, जो प्रॉफिट होगा उस जितना आप पैसा लगाओगे उतना प्रॉफिट परसेंट मैं आपको दे दूंगा। तो एक पर्सन आके 1%, 2 करोड़ का 1% लगाता है, कोई 2% लगाता है, कोई 3% लगाता है। तो मतलब इस जो छोटा छोटा पार्ट आप ले रहे हो कंपनी का, उसको क्या बोलते हैं? शेयर ले लिया आपने कंपनी का, छोटा छोटा हिस्सा ले लिया आपने। जितना प्रॉफिट होगा उस हिसाब से इसको 1% प्रॉफिट का एक हिस्सा मिलेगा, इसको दूसरा हिस्सा मिलेगा 2%, इसको मिलेगा 3%। इस तरीके से इसने लगा दिया 6%, तो इसको प्रॉफिट का 6% मिलेगा। तो अब यहाँ पे छोटा मोटा अमाउंट तो होता नहीं है। ये 2 करोड़ तो मैंने बहुत छोटा अमाउंट लिया है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जिसमें 200 करोड़ रुपए का
आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो वहाँ पे कई लाख का सिस्टम होता है। तो जिस भी इंसान ने यहाँ पे 1% या 2% जो भी यहाँ पे शेयर लिया हुआ है, वो अगर शेयर को बेचना चाहता है किसी को, तो उस टाइम पे बेचने और खरीदते टाइम पे ये जो शेयर होते हैं ना, जो बोल दो साझेदारी, इनको बेचते खरीदते टाइम पे पैसे का ट्रांजेक्शन होता है, इसको ही बोलते हैं सिक्योरिटी का ट्रांजेक्शन होना। तो उस टाइम पे भी गवर्नमेंट क्या लेती है, उस पर्सन से टैक्स ले लेती है कि आप सिक्योरिटी का ट्रांजेक्शन कर रहे हो, पैसा दे रहे हो, आपके पास में बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है एक साथ में, तो हमको कुछ हिस्सा दे दो। तो इसको बोलते हैं सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। तो ये डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस समझ आ गए। अब दूसरे तरीके का जो टैक्स होता है, ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ा उलझा हुआ टैक्स होता है। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे तरीके के टैक्सेस होते हैं। जैसे पहला टैक्स होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, में स्टेट गवर्नमेंट भी लेती है इनडायरेक्ट टैक्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट टैक्स तो सीधा इंसान से जाके आपने ले लिया कि रामू आप ज़्यादा पैसे कमा रहे थे, आप हमको कुछ हिस्सा दे दो, सीधा हो गया। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो क्या होता है, ध्यान से देखो। इनडायरेक्ट टैक्स होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास में एक दुकान होगी, उस पर जाके आप बिस्किट खरीदते होगे, मैगी खरीदते होगे, कोई भी एक आइटम खरीद के लाते होगे घर पे खाने का, चिप्स भी खरीद के लाते हो ना, तो उसके साथ भी आपको पैसा जो दे रहे हो, मान लो आप 10 रुपए की चिप्स ले रहे हो ना, वो एक्चुअल में 10 रुपए की नहीं है, वो एक्चुअल में 8 रुपए की है मान लेते हैं। और उसके ऊपर 2 रुपए आप क्या दे रहे हो, टैक्स दे रहे हो। और वो पैसा किसके पास में जा रहा है? स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जा रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। जब आप कोई चीज़ खरीदते हो सामान, तो उसके साथ में ऐड होके, वैल्यू ऐड होके आपको मतलब टैक्स देना पड़ता है। डायरेक्ट टैक्स में जो जितना पैसा कमा रहा था, उससे सीधा जाके आपने ले लिया कि इतना पैसा कमा रहे हो, हमको दे दो 5,000 10,000 और आपका काम खत्म। इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता। इनडायरेक्ट टैक्स में आप चीज़ों के साथ में जोड़ देते हो पैसे को, कि आप मार्केट में जाके, शोरूम में जाके चीज़ों को खरीदोगे तो आपको इतना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। हर चीज़ का अलग पैसा लगता है। ऐसा नहीं है कि आप साबुन खरीद के ला रहे हो तो आपको 10 रुपए का साबुन 100 रुपए में बेचने लग जाएंगे, नहीं। एक पर्टिकुलर कैटेगरी बांट दी गई है, ठीक है। हर चीज़ का अलग एक इनडायरेक्ट टैक्स लिया जाता है। अब स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स लेती है? पहला होता है लग्जरी टैक्स। मतलब आप यूपी के अंदर रहते हो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप यूपी के अंदर रहते हो, यूपी के अंदर आप जाते हो दुकान पे लग्जरी आइटम खरीदने के लिए जाते हो कि भाई साहब ये दे दो मेरे को। लग्जरी आइटम की प्राइस है 100 रुपये, तो जो रिटेलर है वो 100 रुपये आपको देना, 100 रुपये में उस चीज़ को आपको बेचना चाहता है। लेकिन जो यूपी गवर्नमेंट है वो बोलती है नहीं, ये लग्जरी आइटम है ना, तो 100 रुपये में नहीं बेचना है आपको, 120 रुपये में बेचो इसको, है ना। क्यों? 20 रुपये हमारे अकाउंट में भेजना है, क्योंकि ये लग्जरी आइटम है। लग्जरी अगर अफोर्ड कर पा रहा है तो 20 रुपये भी अफोर्ड कर पाएगा। तो लग्जरी आइटम पे जो टैक्स लगता है उसको लग्जरी टैक्स बोलते हैं, सिंपल सी बात है। और एक नेक्स्ट टैक्स होता है जो कि होता है सेल टैक्स भी बोलते हैं इसको, या फिर VAT जिसको बोलते हैं वैल्यू एडिड टैक्स। ये क्या होता है? ये होता है आपका कि कोई भी चीज़ आप कॉमन सी खरीदने जाओगे ना मार्केट में, जैसे साबुन, कपड़ा, कुछ भी खरीदने जाओगे, तो उस पर एक छोटा सा टैक्स लगा दिया जाता है। मैंने बोला ना अभी, हर चीज़ के लिए एक अलग कैटेगरी का छोटा छोटा टैक्स लगाया हुआ है, वही है ये वैल्यू एडिड टैक्स, ठीक है। उसके बाद में होता है एक एंट्री टैक्स। इसका मतलब क्या है? आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब एंट्री करते हो तो वहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ता है, किसी जिस स्टेट में आप एंट्री कर रहे हो उनको। नेक्स्ट होता है आपका एंट्री टैक्स के बाद में होता है लॉटरी टैक्स। अगर किसी भी पर्सन ने किसी भी स्टेट के अंदर कोई अचानक बहुत ज़्यादा अमाउंट जीता हुआ है या लॉटरी लगी है उसकी, तो उसका एक हिस्सा आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट इस तरीके से आपका क्या करती है, टैक्सेस लेती है। नेक्स्ट जो टैक्स का सोर्स होता है स्टेट गवर्नमेंट का, वो होता है एडवर्टाइजमेंट सोर्स। फॉर एग्जाम्पल, ये राजस्थान गवर्नमेंट की एक सड़क है, ठीक है, रोड बनी हुई है। यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि क्या एडवर्टाइजमेंट के लिए पोस्टर लगवाता है सड़क के साइड में। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप जाके सीधा लगा दोगे, आपको यहाँ पे एडवर्टाइज करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को तो पैसा देना ही देना पड़ेगा, साथ में आपको उस स्टेट की गवर्नमेंट को भी पैसा देना पड़ेगा एडवर्टाइज करने के लिए अपनी कंपनी का, ठीक है। तो ये एडवर्टाइजमेंट टैक्सेस होते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट लेती है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लिए जाते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी लिए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से मेजर आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस लेती है? पहला जो होता है वो होता है कस्टम। कस्टम क्या होता है? देखो, कस्टम ड्यूटी या कस्टम टैक्स का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ईजी सा एग्जाम्पल अगर मैं आपको लेके बताऊं, तो अगर आप चाइना से कोई भी फ़ोन लाते हो, ठीक है, और इंडिया में बेचना चाहते हो, ये आपका इंडिया मान लेते हैं और ये आपका चाइना मान लेते हैं। चाइना से ला रहे हो और इंडिया में बेचना चाह रहे हो, तो यहाँ पे बॉर्डर पे बैठे रहते हैं यहाँ पे कस्टम के ऑफिसर्स। वो बोलते हैं कि आप ला तो रहे हो, लेकिन आपको यहाँ लाते टाइम पे जो कुछ टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तभी आप इसको सेल कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कस्टम ड्यूटी या कस्टम टैक्स देना पड़ता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट होता है आपका
कस्टम के बाद सर्विस टैक्सेस। देखो सर्विस टैक्स क्या होता है, आप रेस्टोरेंट पे जाते हो है ना, मैकडी वगैरह में जाते हो, KFC में जाते हो, तो किसी भी रेस्टोरेंट पे जाके बैठ के खाने का, सिर्फ खाने का ही पैसा नहीं देना होता है, वहाँ पे बैठने का भी पैसा देना होता है, उसी को ही बोलते हैं सर्विस टैक्स, जो कि जाता है सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में। नेक्स्ट होता है एक्साइज टैक्स। देखो एक्साइज और कस्टम में क्या डिफरेंस है, कस्टम में क्या होता है, आप विदेश से चीज़ों को ला रहे हो तो आपको पैसा देना पड़ रहा है, एक्साइज में स्टेट से स्टेट में जब चीज़ों को बेच रहे हो तो भी आपको पैसा देना पड़ेगा, इसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी या फिर एक्साइज टैक्स बोल दो। सेंट्रल सेल टैक्स, ये क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे वैल्यू एडिड टैक्स था जो कि स्टेट गवर्नमेंट लेती थी, उसी तरीके से आपका सेंटर भी एक सेल टैक्स लेता है। मतलब कि आप सेंटर को कोई भी चीज़ बना रहे हो और आपने मान लो फैक्ट्री में कोई चीज़ बनाई, बिस्किट बनाए और बिस्किट को बेचने जा रहे हो, तो वहाँ पे ऑफिसर खड़े होंगे कि भाई साहब हमको भी पैसा दो, सेंट्रल गवर्नमेंट के, कि हमको पैसा दो, आपने ये प्रोड्यूस किया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी आप किसी भी चीज़ को सेल करने पे टैक्स लेती है। तो इस तरीके से आपका टैक्सेशन सिस्टम दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स स्टेट गवर्नमेंट भी लेती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेती है, और हर चीज़ पे अलग तरीके का लगता है, कई बार 10-10 बार लग जाता है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स कैसे, एक बार बनेगा जहाँ पे लग जाएगा, उसके बाद में पैक होगा जहाँ पे लग जाएगा, फिर रिटेलर के पास लग जाएगा, कस्टमर के पास आते आते बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है कोई भी चीज़, उसका भी मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा। तो ये टैक्स सिस्टम है। ठीक है, अब इसको सुधार करने के लिए एक चीज़ आई, कौन सी चीज़ आई, जिसका नाम दिया गया GST। ओके, कब आई थी, आपकी 2017 1 जुलाई। ओके, 1 जुलाई को आई थी। तो GST होती क्या है, देखो GST की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सबको पता है फुल फॉर्म तो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। अब GST लाई क्यों गई है ना, इसका रीजन पता होना चाहिए कि GST लाई ही क्यों गई थी। GST लाई इसलिए गई थी क्योंकि एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। अब दिमाग में आना चाहिए कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है। देखो कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब समझना बहुत जरूरी है। अगर कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं पता ना आपको, तो पूरी GST पढ़ने से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, लोगों को GST के बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होगा कि लाते क्यों है GST, है ना। तो पहले ये पता होना चाहिए कि वाई GST की जरूरत पड़ी क्यों, चल तो रहा था सब कुछ। तो मैंने अभी आपको बताया कि इनडायरेक्ट जितने भी टैक्स, डायरेक्ट टैक्स तो बिल्कुल सिंपल है, आप जाओ पैसा ज़्यादा कमाते हो, थोड़ा सा पैसा गवर्नमेंट को दे दो, सिंपल। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेने में कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब कहाँ किस किस चीज़ पे हो सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे अलग आपको पैसा लेना पड़े, हो सकता है कोई असेंशियल चीज़ है, खाना है, खाने पे आप ज़्यादा ले लोगे टैक्स, तो लोगों को खाना मिलेगा कहाँ से, है ना, ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे आता है कैस्केडिंग इफेक्ट। क्या होता है, देखो एक रामू, वही रामू ले लेते हैं पहले वाला, ये रामू है, ये चाहता था बिस्किट की फैक्ट्री बनाना, ये जाता है पहले दुकान में और क्या लेके आता है, आटा खरीद के लाता है, और जितनी भी चीज़ें कुकीज़ में लगती है ना, और चॉकलेट वगैरह सब कुछ खरीद के लाता है। तो मान लो 10 रुपए की खरीद के लाता है, सारी चीज़ें इसको 10 रुपए की पड़ती है। अब यहाँ मजे की बात क्या है कि जब खरीदने जाता है तो 10 रुपए की ये चीज़ें नहीं है, इन 10 रुपए में कौन कौन इंक्लूड है, ये चीज़ों के प्राइस भी इंक्लूड है, प्लस में टैक्स भी इंक्लूड है। मान लेते हैं 8 रुपए की ये एक्चुअल कॉस्ट थी, आटा खरीद के लाया, चॉकलेट खरीद के लाया, क्रीम वाले बना रहा है, और कुछ भी शुगर खरीद के लाया, वो 8 रुपए का था, प्लस में 2 रुपए इसके टैक्स को देने पड़े जब खरीद के लाया ये रॉ मटेरियल। ये फैक्ट्री में लाता है रामू और यहाँ पे लाके कुकीज़ बनाता है, बिस्किट बना देता है, ठीक है उनके। अब क्या करता है ये, अब इसको पैक करने के लिए रामू अगले फैक्ट्री, अगले पैकिंग वाले को भेजता है। तो जब ये बेचेगा, 10 रुपए में लाया था, तो ये क्या बोलेगा, 10 रुपए पे टैक्स लूंगा, तो 10 रुपए पे 2% टैक्स लेता है, प्लस में 1 रुपए प्रॉफिट का कमाऊंगा, और कितने रुपए में बेचूंगा, 13 रुपए में, इसको ये 13 रुपए का पड़ता है, ये 13 रुपए में इसको खरीद लेता है। शामू मान लेते हैं इसका नाम, ठीक है। अब शामू क्या करेगा, शामू इनको पैक करेगा, शामू की पैकिंग करने की मशीन है, इनको पैक करके, अब शामू ने खरीदे 13 के हैं, तो 13 रुपए पे वो टैक्स लगाएगा। मान लो 13 रुपए पे उसने टैक्स लगाया, तो 3 रुपए उसने मान लेते हैं टैक्स लगाया, प्लस में 1 रुपए प्रॉफिट का भी कमाएगा शामू। और यहाँ पे देखो बार बार टैक्स किस पे लग रहा है, यहाँ पे 10 रुपए पे लग रहा है, यहाँ पे 13 रुपीज पे लग रहा है। समझ पा रहे हो ना, अभी यही होता है कैस्केडिंग इफेक्ट, समझा रहा हूँ। फिर आगे एक रिटेलर है जिसका नाम है, ये हो गया रामू, ये हो गया शामू, कुछ भी ले लो, राकेश ले लो इसका नाम। इसने अपनी दुकान खोल रखी है बढ़िया, ये बोलता है लाओ मेरे को दे दो, कितने 13 और 3 कितने हो गए, 16 और 17। अब ये 17 में खरीदता है, 17 में खरीद के अपनी दुकान में रखेगा, तो कस्टमर आएगा, कस्टमर को 17 रुपए का तो बेचेगा नहीं है, ये 20 का बेचेगा, ठीक है, 3 रुपए प्रॉफिट भी कमाएगा और उस पर टैक्स भी लगाएगा। अब यहाँ पे ये 20 रुपए का, देखो चीज़ बनी कितने की थी, चीज़ बनी थी यहाँ पे 13 रुपए की एक्चुअल। अब 13 रुपए की चीज़ आप भाई 20 रुपए में बेच रहे हो, तो कितनी ज़्यादा ये एक्सपेंसिव होगी कि नहीं होगी, होगी ना। क्यों रही है ये महंगी, देख पा रहे हो, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये ज़्यादा ही महंगी हो रही है।
इसलिए हो रही है कि आप टैक्स देखो, ये जायज़, ये कोई गलत काम नहीं कर रहा, ये भी कोई गलत काम नहीं कर रहा, ये भी कोई गलत काम नहीं कर रहा, कोई इलीगल काम तो कर नहीं रहे, अपना प्रॉफिट तो सब कमाते हैं, घर चलाना है इनको। गलत काम हो रहा है यहाँ पे कि जो टैक्स पे कर रहे हो ना आप, 10 रुपए टैक्स पे किया हुआ प्राइस है, इस पे टैक्स लगा रहे हो, फिर 13 रुपए में खरीदा ना, ये ऑलरेडी इस 13 रुपए में टैक्स इंक्लूड है, इसके ऊपर आप फिर से टैक्स लगा रहे हो, फिर ये 17 रुपए में खरीद के इस 17 रुपए पे टैक्स लगा के बेच रहे हो। मतलब कितनी बार टैक्स लगी, टैक्स पे टैक्स लगाते जा रहे हो, तो उसकी वजह से ये ज्यादा बढ़ रहा है। इस चीज को आप खत्म कर सकते हो। जब टैक्स पे टैक्स लगाते हैं उसी इफेक्ट को बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, ठीक है। जब टैक्स पे टैक्स लगता जाता है तो इस इफेक्ट को बोला जाता है कैस्केडिंग इफेक्ट। तो इसको ही खत्म करने के लिए सर गवर्नमेंट ने बोला कि इतनी बार टैक्स लगाने से बढ़िया है हम फिक्स कर देते, एक बार किसी चीज पे 5%, किसी चीज पे 18%, इस तरीके से चीजों पे फिक्स एक ही बार लगेगा। मान लो 10 रुपए की चीज बनी है ना, उस पर 5% टैक्स लगेगा एक बार में। सिंपल सी बात है। ये इस तरीके से गवर्नमेंट ने कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म करने के लिए जीएसटी लाया गया। तो अब जीएसटी के बारे में कुछ हमें हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि जीएसटी क्या होता है, कैसे काम करता है, फर्स्ट टाइम कहाँ पे आया। तो फर्स्ट टाइम जो जीएसटी आया एग्जिस्ट में, वो फ्रांस के अंदर लाया गया 1954 में, याद रखना 1954 में। इंडिया के अंदर ये जीएसटी नाम जैसा ही कुछ मॉडिफाइड वैल्यू एडिड टैक्स, जिसको मोड वैट बोला गया, ये जीएसटी का ही बोल सकते हो कि ये मौसी का लड़का है, ऑलमोस्ट जीएसटी जैसा ही था। 1986 में लाया गया था, ठीक है। तो याद रखना है पहली बार जीएसटी जैसा मोड वैट लाया गया था, जो कि 1986 में लाया गया था। 2016 में जीएसटी बिल को इंट्रोड्यूस किया गया और 2017 1 जुलाई को इसको पास कर दिया गया पार्लियामेंट से और लागू भी कर दिया गया, ठीक है। इंडिया के अंदर जो जीएसटी सिस्टम है 2 तरीके का होता है, सेंटर को जीएसटी जाता है और स्टेट को जीएसटी जाता है, ओके। और जो ड्यूअल सिस्टम है वो हमने कनाडा से अडॉप्ट किया है, याद रखना कनाडा से हमने लिया है ये। नेक्स्ट होता है कि जीएसटी कितने कंट्रीज में लगा हुआ है, तो 116 कंट्रीज में जीएसटी सिस्टम फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो अब एक और जीएसटी का टाइप होता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड आईजीएसटी। आईजीएसटी ये क्या होता है? सीजीएसटी और एचजीएसटी तो समझ आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा लेती है, स्टेट गवर्नमेंट पैसा लेती है। आईजीएसटी का मतलब समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ मुंबई में बनी है और दिल्ली में बिकने के लिए आई है, तो मुंबई में बनेगी और दिल्ली में बिकेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, अब दिमाग में ये आएगा कि यहाँ पे मुंबई पैसा लेगा कि आपका दिल्ली पैसा लेगा। तो जब 2 स्टेट मिलके किसी एक कंपनी से पैसा ले, 2 स्टेट को एक कंपनी की तरफ से ही पैसा जाए,